हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हो मेरा छोटा सा चैनल साइंटिया फिजिका। तो आज हम करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल किसे बोला जाता है। तो प्रोजेक्टाइल हम किस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल कब बोलते हैं, जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो कंडीशन क्या है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूं, प्रोजेक्ट करता हूं। तो प्रोजेक्ट करने का मतलब होता है कि थ्रो करना। जब आप किसी चीज को थ्रो करते हो तो आप बेसिकली क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट या उस चीज पे इनिशियल वेलोसिटी दे देते हो कुछ। ठीक है, आप उस ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देते हो। तो मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जिसकी वजह से इसके पास v इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी से जब मूव करेगा तो ये ग्रेविटी के अंडर मूव करना चाहिए। ओके, मतलब जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया उसके बाद इस पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे, उसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है, तब मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलूंगा। समझ लगी। तो दो कंडीशंस हो गई हमारे पास। पहले ऑब्जेक्ट के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, या हम उसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ ग्रेविटी के अंडर मूव करे, वो खुद की कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। ठीक है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है, तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा ना जब इनिशियल वेलोसिटी आ गई। तो हम इसे क्या बोल रहे थे, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल। तो इसके मोशन को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है। ठीक है, यहां तक आपको पता चल गया प्रोजेक्टाइल मोशन किसे बोलते हैं। तो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक टू डायमेंशनल मोशन है। तो आप पूछ सकते हो कि हमने ऑब्जेक्ट तो स्पेस में फेंका है जो थ्री डायमेंशनल है, तो मोशन टू डायमेंशनल कैसे हो गया। देखिए, सेकंड कंडीशन के कारण ये जो मोशन है वो टू डायमेंशनल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस पे ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक डिफाइंड पाथ ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर इसका एक डिफाइंड पाथ है, ठीक है, तो डिफाइंड पाथ होने के कारण ये टू डायमेंशनल प्लेन में आ जाता है। ओके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो टू डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल नहीं है। थ्री डायमेंशनल तब बोलेंगे जब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ और ज्यादा एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तब हम इसे प्रोजेक्टाइल नहीं बोल सकते। जब ये प्रोजेक्टाइल है तो मोशन जो है वो टू डायमेंशनल है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो अभी हम चलते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसे निकालेंगे। ओके, तो पाथ कैसे निकालेंगे, ये तो क्या है, टू डायमेंशनल है। हमने पिछले चैप्टर में जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हैं, ठीक है, वो क्या थी, वन डायमेंशनल में थी। वन डायमेंशनल में हमने उस इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया है ना। ठीक है, तो पाथ निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस चाहिए। ठीक है, बट वो तो 1D में है, तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो 2D में मूव कर रहा है। तो ये कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि हमें पता है कि जो एक वेक्टर है, मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है, उसे हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे मैं ए एक्स बोल देता हूं, इसे मैं ए वाई बोल देता हूं। ठीक है, तो ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं जब क्लब होते हैं तो मुझे ए वेक्टर दे देते हैं। तो ए वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, ए एक्स प्लस ए वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, यहां ओ पोजीशन पे, जिसे मैंने v वेलोसिटी दी है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेट पाथ से मूव करेगा। अभी मुझे 2D को सॉल्व करना नहीं आता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे रिजॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो यहां इस साइड में एक्स एक्सिस साइड में क्या आ जाएगा, यहां पे मैं मान लेता हूं थीटा एंगल है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, v cos थीटा। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं v0 x, इसे बोल देते हैं v0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या आ जाएगा मेरे पास,
v0y इज इक्वल्स टू v0 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो जो ये v0x है और v0y है, ठीक है, ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं। जब ये अलग अलग पार्टिकल्स का मोशन हम कंबाइन करेंगे तो मुझे अपने प्रोजेक्टाइल का मोशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कंबाइन करेंगे। तो मान लीजिए मैं एक एक पार्टिकल को सॉल्व करता हूं। तो पहले मैं एक्स एक्सिस वाले पार्टिकल को सॉल्व करता हूं। तो एक्स एक्सिस वाला पार्टिकल तो आसान है, सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो इसके पाथ को निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी? दैट इज एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? x इज इक्वल्स टू u मतलब इनिशियल वेलोसिटी दैट इज vox टाइम्स t प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम t स्क्वेयर। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैं ax से डिनोट करता हूं। ठीक है, अभी y की लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू voy टाइम्स t प्लस हाफ ay टी स्क्वेयर। तो मैंने इंडिविजुअल पार्टिकल्स की इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली 1D में, क्योंकि ये 1D में है ना। ठीक है, अभी हम देखेंगे ax और ay क्या है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक कंस्ट्रेन लगाते हैं। कंस्ट्रेन क्या है कि ग्रेविटी जो है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किधर मूव कर रही है? डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो डाउनवर्ड्स है तो माइनस जी जे कैप। ठीक है, जे माइनस जे कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है कि डाउनवर्ड्स है। ठीक है, जी जो है वो वैल्यू है, ये आपको पता है। ठीक है, तो मैंने इसे कंस्ट्रेन क्यों बोला? आप बोलोगे जो एक्सेलरेशन है वो तो डाउनवर्ड्स ही लगती है, ये कंस्ट्रेन क्यों है? ये तो फैक्ट है। नहीं, ये कंस्ट्रेन है। देखिए, अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, जब आप किसी चीज को फेंकते हो तो आपको लगता है कि आप फ्लैट सरफेस पे फेंक रहे हो। ठीक है, बट अर्थ जो है वो कर्व्ड है। तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से फेंकता हूं तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो वो अर्थ के कर्व में चली जाएगी। तो आपको पता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के सेंटर पे पॉइंट करती है। तो मान लीजिए मैंने यहां से ऑब्जेक्ट फेंका, वो कुछ इस तरह से गया। ठीक है, तो कर्व सरफेस ने उसने क्रॉस की ना, वो फ्लैट पे नहीं ना रहा। ठीक है, तो फ्लैट पे ना रहने के कारण यहाँ पे जो ग्रेविटी लगेगी वो इस तरफ होगी, यहाँ पे जो लगेगी वो इस तरफ होगी, यहाँ पे जो लगेगी वो इस तरफ होगी, यहाँ पे जो लगेगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड्स नहीं है। ठीक है, ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ क्या मान लिया है कि जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड्स है पूरे पाथ में। ठीक है, इसीलिए ये एक कंस्ट्रेन है। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि जो हमने वेलोसिटी देंगे, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वो सिर्फ उसको कैपेबल होगी फ्लैट सरफेस में लेने के लिए। ठीक है, वो इतनी नहीं होगी कि अर्थ के कर्व सरफेस को पार कर जाए। ठीक है, तो यहां इस एरिया में रहेगी, छोटे से एरिया में। पता चला? तो इस छोटे से एरिया में रहेगी, इसलिए हमने कहा कि जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड्स है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेन हो गई। पता चल गया आपको? कंस्ट्रेन के कारण जो प्रोजेक्टाइल का पाथ आता है वो आएगा पैराबोला। ठीक है, अगर कंस्ट्रेन नहीं लगाएं तो पाथ आएगा एलिप्स। पता चला? तो दोनों के पाथ में डिफरेंस आ जाता है, कंस्ट्रेन को हटाने से और कंस्ट्रेन लगाने से पाथ डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पाथ निकालते हैं। तो अभी हमें पता चला है कि जो ए की डायरेक्शन है वो क्या है? डाउनवर्ड्स है। डाउनवर्ड्स मींस जो ए है वो 0y पे एक्ट कर रहा है, मतलब a0y या ay कह दीजिए, वो क्या है? माइनस जी, और ax क्या है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे ax क्या है? 0, ay क्या है? माइनस जी। तो मैं फिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू v0 cos ऑफ थीटा और y इज इक्वल्स टू v0
साइन ऑफ थीटा टाइम्स टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वेयर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्लब करेंगे। कैसे क्लब करेंगे, आसान है, यहां से मैं टाइम को निकाल के इसमें फिल कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास, x बाय वी नॉट कॉस ऑफ थीटा प्लस हाफ माइनस जी टाइम्स एक्स स्क्वेयर बाय वी नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो आगे क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, दैट इज tan ऑफ थीटा टाइम्स एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाय वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वेयर। ठीक है, tan थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसे जनरलाइज्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन में मैंने लिख दिया, a कांस्टेंट है, b कुछ कांस्टेंट है, तो यहां भी tan थीटा कांस्टेंट है, और ये सारी टर्म इसमें प्लस कर देता हूं अगर, तो ये सारी टर्म कांस्टेंट है मेरे पास। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो हमें पता चला जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, जो पाथ ट्रेवल करता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, तो ये पाथ तो हमें पता चल गया। अभी हम निकालेंगे कि टाइम कितना लगता है, कितना टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे, ठीक है, तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा फिर नीचे आएगा, तो कितना टाइम लगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए, तो मैं मान लेता हूं टीएम टाइम लगा उसको अपनी मैक्सिमम हाइट एच तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अभी जो एक्स कंपोनेंट है उसका तो कोई फायदा ही नहीं है हमें। ठीक है, तो हम सिर्फ वाई कंपोनेंट से निकाल सकते हैं ना, कि जो वाई कंपोनेंट है, जो वाई वाला पार्टिकल है, उसको एच हाइट तक पहुंचने के लिए, ठीक है, एच हाइट जो मैक्सिमम हाइट है वहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। ठीक, तो यहां पे हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, वी वाई यू वाई ए वाई। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, अभी देखिए यू वाई क्या है, हम फिल कर देते हैं। यू वाई क्या है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी है ना, वी नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और ए वाई क्या है, माइनस जी टाइम क्या है, टी एम। ठीक है, वी वाई क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है जब जो ऑब्जेक्ट है वो एच हाइट तक पहुंच गया, जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, देखिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को उछालते हो तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच जाता है, ठीक है, तो सारी किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, रेस्ट पे आता है फिर नीचे आता है। ठीक है, जो रेस्ट पे था ऑब्जेक्ट एच हाइट पे रेस्ट पे आ जाता है, इसलिए वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इसलिए वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वी वाई जो है वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम टीएम निकाल सकते हैं, टाइम, टाइम कितना आ जाएगा, वी नॉट साइन थीटा बाय जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम, कि इतना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को उसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अभी इसके साथ एक और चीज निकाल सकते हैं हम, कि कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जब वो सरफेस को हिट कर जाएगा। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं, एक ये और एक ये। अगर सिमेट्रिक है तो ये वाला पार्ट जो है इस पे सुपर इम्पोज करेगा, जितना टाइम यहां से यहां आने तक लगा उतना टाइम ही
यहां से मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने के लिए लगेगा। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टोटल टाइम, या कितना हो जाएगा 2 टाइम्स TM। ओके, अभी हमने ये तो निकाल लिया कि कितना टाइम में ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। अभी ये मैक्सिमम हाइट कितनी है वो निकाल लेते हैं कि जो h है वो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कितनी अचीव कर सकता है अगर हम उसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी v0 दें। तो वो कैसे निकालेंगे, वहां भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ठीक है, तो वहां भी vy यूज होगा, vx तो यूज नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, अगेन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर यूज होगी। ठीक है, s इज द डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई h। ठीक है, दैट इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v0 sin थीटा। t टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, कि जो ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम तक पहुंचा, ये टाइम है मेरे पास, तो मैं टाइम लिख दूंगा v0 sin थीटा बाय g। ओके, प्लस हाफ ग्रेविटी माइनस g टाइम स्क्वायर, ये मेरे पास टाइम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v0 sin थीटा बाय g का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, v0 sin थीटा का होल स्क्वायर जो बाहर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर मेरे पास बचा 1/g माइनस ऑफ हाफ g। ठीक है, यही बचा। तो मैं g को फिर से अगर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास h क्या बन जाएगा, h बन जाएगा मेरे पास v0 sin थीटा का होल स्क्वायर बाय g, 1 माइनस हाफ 1। ठीक है, तो मेरे पास ये मेरे पास हाइट आ गई। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द टाइम टू अचीव द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अभी हम और क्या निकाल सकते हैं, अभी हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम रेंज कितनी है। ठीक है, कि जो प्रोजेक्टाइल है वो कहां तक गया। ठीक है, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो उसकी रेंज कितनी है, जैसे मिसाइल्स की बोलते हैं ना, मिसाइल भी एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो वो बट पैराबोलिक पाथ नहीं, वो इलिप्टिकल पाथ ट्रेवल करता है क्योंकि उसने दूर जाना होता है। ठीक है, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल ही है। तो जो मिसाइल्स हैं हम उसकी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि उसकी रेंज इतनी है। ठीक है, मतलब वो किस पॉइंट से किस पॉइंट तक एंड होता है। ठीक है, उसमें डिस्टेंस कितना है, तो वो उसकी रेंज हो गई। तो रेंज कैसे निकालेंगे, अभी देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है हमने। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपली वेलोसिटी क्या बोलते हो आप, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख रहा हूं। ठीक है, बाय टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अभी देखिए अभी डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, वेलोसिटी कौन सी है, v0 cos ऑफ थीटा टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम कौन सा है, कितना टाइम लगा प्रोजेक्टाइल को अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए, वो क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी थी 2tm। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास cos थीटा इंटू टाइम ऑफ tm कितनी थी v0 साइन ऑफ थीटा बाय g। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा v0 स्क्वेयर बाय g। तो ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, अगर आपको याद हो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गई रेंज। ओके, अभी इसका एक स्पेशल केस है कि रेंज जो है वो मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, मैक्सिमम कब होगी, इनिशियल वेलोसिटी यही है, मान लीजिए कोई भी इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है ना, जी तो सेम रहेगा।
तो रेंज जो है मैक्सिमम कब होगी, जब साइन जो 2 थीटा है उसकी वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तभी रेंज मैक्सिमम होगी, सिंपल। तो साइन 2 थीटा जब 1 कब होता है, एंगल कब, एंगल जो है वो जब 90 का एंगल हो, ठीक है, दैट इज π/2 का एंगल हो, तभी जो साइन 2 थीटा है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे, π/4, दैट इज 45 डिग्री। ओके, तो मैक्सिमम जो है वो रेंज ये होगी, कब होगी, जब थीटा जो है वो 45 है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा एंगल पे करेंगे तो वो कुछ ऐसे जाएगा, अगर कम एंगल पे करेंगे तो वो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अगर 45 पे करेंगे तभी जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। तो जब भी अगली बार आप कोई भी स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है थ्रो करो और मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाना चाहो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे 45 के एंगल पे फेंकना पड़ेगा। तो जेवलिन थ्रो आपने देखी होगी, जो डंडा फेंकते हैं ना उसे जेवलिन थ्रो बोलते हैं। तो उन्होंने जब मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाना होता है तो वो क्या करते हैं, 45 का एंगल लेते हैं। ठीक है, जब 45 का एंगल आएगा तभी तो मैक्सिमम रेंज आएगी। ठीक है, तो इसकी स्टडी से हमें बहुत कुछ पता चलता है। ठीक है, तो आप पढ़िए और समझिए। अगर आपको कोई क्वेरी आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहें वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।